ओके सो बेटा आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री। और हमको ये पहले जानना जरूरी है कि ये चैप्टर किस बारे में है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जाएगा और कौन कौन से प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ऑल्दो अगर हम बात करें प्रीवियस चैप्टर से रिलेशन के बारे में ना, तो प्रीवियस चैप्टर में सिखाए गए कंसेप्ट तो सारे के सारे यूज होंगे। मैं फॉर्मुलेस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं इधर नॉर्मल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें अच्छे से पता है कि ना, आपका जो सर्वेइंग होती है, आप सर्वेइंग में आपके यहाँ बहुत सारी चीज होती है, मे बी आप लोगों ने सुनी नहीं हो सकता है आपने सुन भी रखी हो कुछ चीजें। सर्वे बेटा अलग अलग टाइप से करे जाता है ना। और कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली है ना हम लोग इंच टेप या मेजरिंग टेप के साथ में नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको है ना एक सर्वे करना है जिसके अंदर आपको एक माउंटेन की हाइट निकालनी है, तो आप जमीन के ऊपर है ना इंच टेप फिक्स करके इंच टेप लेके माउंटेन पे नहीं दौड़ने लग जाओगे। आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर एक मेथड आना चाहिए जिससे आप उस माउंटेन की हाइट फाइंड कर सको। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड करने के लिए कोई उसके ऊपर इंच टेप लेके नहीं चढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी हाइट फाइंड करी गई थी। एंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी एप्लीकेबल होती है। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है, अगर आपके स्कूल में मैथमेटिक्स लैब है तो आपके मैथ लैब के अंदर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, इसका नाम होता है थियोडोलाइट। वैसे तो उसको ना सर्वेइंग थियोडोलाइट बोलते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर उसका काफी यूज आता है। वो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स फाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है। और जो थियोडोलाइट होता है ना, बेसिकली थियोडोलाइट की हेल्प से ही माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड करी गई थी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है। इसको फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थियोडोलाइट का ही हमने इस्तेमाल किया था, इसी का यूज करा गया था। जो इसका जिसने इसको खोज की थी ना, जॉर्ज एवरेस्ट नाम था उसका, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा। जॉर्ज एवरेस्ट नाम था उसका और उसी के नाम पे बेसिकली माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है, जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का जब वो थी ना राज, तब की बात है ये, है ना। तो उस टाइम पे क्या था ना, उस सर्वे चले थे बहुत सारे। तो उस सर्वे के अंदर आपके पास में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक का डायमेंशन, उसकी हाइट आपको पता पड़ी, दैट इज माउंट एवरेस्ट। तो वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे उसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। ये तो क्या स्टोरी का पार्ट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा था उन्होंने उसका नाम था थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट आपको आपके मैथ्स लैब में दिख जाएगा, नहीं भी दिखता है तो आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हो कि सर्विंग थियोडोलाइट कैसा दिखता है। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इट्स यूजेस द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे यूज करता है ना, वो जानने वाली बात है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से और एंगल का तो डायरेक्ट रिलेशन होना ही होना है, आपको पता ही है। क्योंकि जहां पे एंगल्स आते हैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आने लग जाती है। जैसे मान लो कि आपकी कोई भी माउंटेन रेंज है, हाँ उससे पहले आपको एक और फैक्ट बता दूं कि उस माउंटेन पीक की जब है ना डिस्कवरी करी गई थी, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक की जब डिस्कवरी करी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि है ना उस पहाड़ के सामने से खड़े होकर उसकी डिस्कवरी करी गई, ऐसा नहीं था। उस पहाड़ से अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर दूर से ही पता लगा लिया गया था कि ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। अब इमेजिन करो, जस्ट लाइक कि अपन अजमेर में बैठे हुए हैं और जो माउंटेन पीक है, जो माउंटेन है वो जयपुर के अंदर है। तो हम अजमेर से ही एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से अजमेर में बैठे बैठे जयपुर में जो एक माउंटेन रेंज है, जो आपकी जो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, इवेंचुअली हमने उसका पता लगा लिया अजमेर में बैठे बैठे, हमें जयपुर में जाना पड़ा। तो ये करीबन 180 ईयर्स पहले की कब की बात है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 180 ईयर्स पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा गया था वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन पीक को डिस्कवर करने के, दैट इज माउंट एवरेस्ट को। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? थियोडोलाइट। अब कंसेप्ट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। अब मुझे ये तो पता है कि मैं 160 किलोमीटर दूर बैठा हूं, है ना। जैसे ये भी आपकी माउंटेन रेंज, ठीक है। दूर से आप किसी भी आप अगर ना बहुत ही ज्यादा दूर से किसी पहाड़ को देख लो ना, तो यू विल सी कि वो एकदम स्ट्रेट है। डजंट मैटर स्ट्रेट हो चाहे नहीं हो, हमको उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हमें तो मतलब है किस चीज से, उसके टॉप से।
मान लो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर वो इंसान खड़ा हुआ था और उसने यहाँ से थ्योडोलाइट की हेल्प से, बेसिकली थ्योडोलाइट के अंदर बेटा एक टेलीस्कोप लगा होता है और वो है ना कुछ एंगल से वहां पे कनेक्टेड होता है कि आप जब थ्योडोलाइट को रिवॉल्व करोगे ना वहां पे, तो आपको वहां पे एंगल मेजरमेंट मिल जाएगा। उस तरह का एक सेटअप होता है। तो आप इमेजिन करो कि उसने यहाँ से ही बैठे बैठे क्या करा ना, उसने माउंटेन पीक को देखा, मतलब हो सकता है उसने बहुत सारी माउंटेन पीक्स को देखा होगा, कुछ डेटा पहले का भी उसके पास में रखा होगा दूसरी कंट्रीज का, इंडिया में हो सकता है सर्वे पहली बार हो रहा हो। अब उसने यहाँ से बैठे बैठे क्या करना, बस उसकी माउंटेन पीक को देखा। अब उस थ्योडोलाइट के अंदर बेटा ये एंगल जो है ना, जब भी उस थ्योडोलाइट को जब भी आप मूव करते हो तो उसके अंदर क्या पर्टिकुलर एंगल ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है कि हमने थ्योडोलाइट को इतने डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करा है, कि हमने थ्योडोलाइट को इतने डिग्री के ऊपर डिक्लाइन कर रखा है। तो ये जो भी एंगल था उसको इजीली मिल गया होगा। अब उसको अपना डिस्टेंस पता था कहां से, माउंटेन रेंज से। उस जॉर्ज एवरेस्ट नाम के इंसान को माउंटेन रेंज से अपना डिस्टेंस पता था, दैट इज 160 किलोमीटर। ये हमें पता होता है। मुझे आज पता है कि जयपुर और अजमेर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। आप एक चीज बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अब उसे ये हाइट फाइंड करनी थी ना, और उसके पास में ये एंगल था। इस एंगल की जो वैल्यू थी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज जो होती हैं अलग अलग एंगल्स की पॉसिबल है। हमने स्पेसिफिक वैल्यूज पढ़ रखी है 0, 30, 45, 60, 90, बट डजंट मैटर, सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे वैल्यू निकलती है। आपके पास में हर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल के आती है। जो भी एंगल आया होगा उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आराम से उस इंसान के पास सही होगी। एंड इस एंगल के लिए आपके पास में हमेशा क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर। बेस उसको पता था और एंगल भी उसको पता था। तो देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर बेस और एंगल के बीच का रिलेशन बताता है, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें तो परपेंडिकुलर निकालना था ना, तो हमने क्या करा, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया tan थीटा से, और हमारे पास में क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी माउंट एवरेस्ट रेंज की, उसकी पीक की, वो वैल्यू आपको क्या हो गई, पता पड़ी। और अब तो टाइम के साथ साथ आपके पास में और भी अच्छे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए जिसमें आपको कुछ मैनुअली काम करना ही नहीं पड़ता है। वी कैन यूज द लेजर टेक्नोलॉजी। हम लेजर टेक्नोलॉजी से भी इजीली पता लगा सकते हैं किसी भी चीज के हाइट और एंगल्स के बारे में। और भी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स आजकल आने लग गए जो इन चीजों का पता लगाने में बहुत ही इजी वे के अंदर, वो बहुत ही इजी गोइंग होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। आपको किसी भी चीज की हाइट चाहिए, आप चाहो तो ये हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस भी यहाँ से फाइंड कर सकते थे, बट इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूज कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो आप जितना दूर जाते जाओगे आपकी हाइपोटेन्यूज उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। हमें तो मतलब किस चीज से होना चाहिए, इस माउंटेन रेंज की पीक से हमें मतलब है कि इसका डिस्टेंस कितना है, वो हमें यहाँ पे पता पड़ गया। और जो बेस था, बेस आपको पता था 160 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना बेटा, अगर आपको, हम लोगों ने हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमारे 8th चैप्टर के अंदर भी कर रखे थे, ठीक है ना। 9th चैप्टर में भी हमारे पास में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे तो आपको नॉर्मल बस एक ट्राइंगल दे देते थे और बोलते थे कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और एंगल गिवन है, बाकी की साइड्स निकालो, साइड्स गिवन है, एंगल फाइंड करो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करो। वहां पे तो बस आपसे ये सब चीजें पूछी जाती थी ना। इस बार आपको ट्राइंगल नहीं दे रखा होगा, इस बार आपको सिचुएशंस दे रखी होंगी। सिचुएशंस को रीड आउट करके उनको अच्छे से समझ के आपको उसका डायग्राम बनाना रहेगा। डायग्राम क्वाइट ऑब्वियस आपका ट्राइंगुलर शेप में बनेंगे। अब किस तरीके के डायग्राम बनते हैं, किस तरीके के ट्राइंगुलर शेप बनते हैं, वो डिपेंड करता है। बनेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल्स मैक्सिमम केसेस के अंदर, लेकिन किसकी परपेंडिकुलर सबकी वेरी कर सकती है, बेस हाइपोटेन्यूज सब कुछ वेरी कर सकता है, एंगल्स वेरी करेंगे। और जो एंगल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बेसिकली वो 0 से 90 तक के एंगल्स ही आपको मिलने वाले हैं ना। आपको स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। अगर स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा दूसरे एंगल्स यूज होते भी हैं तो उन एंगल्स के रेशियो की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दे रखी होगी क्वेश्चन में। अगर क्योंकि कोई ऐसे एंगल्स हैं जिनकी टेबल आपने नहीं पढ़ रखी तो उनकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसी की चिंता मत करना। बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम बनाना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया इजीली, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया और आपने डायग्राम बना लिया, तो आप कैसा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में कर सकते हो, आपको ये कुछ भी हार्ड लगेगा ही नहीं। अनदर थिंग इज दैट कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, ये tan थीटा का ही होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओनली फॉर्मूला यूज्ड है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला है
हो सकता है कहीं कहीं पे साइन थीटा का यूज आ जाए, या हो सकता है कहीं कहीं पे कॉस थीटा का यूज आ जाए, बट आपका जो मेन काम होगा ना वहाँ पे टेन थीटा से पड़ेगा। अच्छी बात यह है आपको सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत ही रेयर चांस होंगे कि शायद ही कोई चांस हो, शायद कि आपको कॉट थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा का यूज करना पड़े। आपका 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो 10 थीटा के फॉर्मूले से हो जाएंगे। बट फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आप क्वेश्चन को रीड करके उसका डायग्राम बना पाए। अगर आपने डायग्राम नहीं बना पाया, आप डायग्राम नहीं बना पाए, तो फॉर्मूला यूज कहाँ से करोगे? फॉर्मूला यूज करने के लिए कोई वैल्यू तो होनी चाहिए स्पेसिफिक। अगर आपके इसमें स्पेसिफिक परपेंडिकुलर या बेस या एक्टेंस किसी की भी वैल्यू नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दैट फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए while studying this application part of trigonometry। और टर्मिनोलॉजीज क्या मैं आपको वो बताता हूँ। अब जैसे हम बात करते हैं एंगल्स की, सो किसी भी चीज को देखने के लिए आपको एक ऑब्जर्वर तो चाहिए ना। जैसे हम अगर एंगल की बात करें, जैसे मैं बोलूं कि मैं यहाँ से कहीं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, सो वी नीड एन ऑब्जर्वर जो चीजों को देखेगा। ठीक है ना, हमें ऑब्जर्वर चाहिए होता है, तो हमें मतलब आंखें चाहिए होती है कुल मिला के ना देखने के लिए, इसी का ध्यान रखना। तो हमारी जो आंखें होती है बेटा, ये अलग अलग तरह के एंगल्स बनाती हैं। ठीक है ना, कभी आंखें हमें ऊपर उठानी होती है, कभी हमें आंखें नीचे करनी होती है, तो हमारी आंखें अलग अलग तरह के एंगल्स बनाती हैं। एंगल्स बनाना डिपेंड करता है कि हमारी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूं, तो उस बिल्डिंग को देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को नीचे नहीं देखना पड़ेगा। क्या जमीन में उसकी परछाई थोड़ा देखूंगा मैं, मेरे को बिल्डिंग देखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा। सो आई हैव टू एलिवेट माई नेक। मुझे अपनी आईज को और अपनी नेक को एलिवेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मेरे को किसी भी चीज को ऊपर की तरफ देखना है तो। जैसे होता है ना, कुछ छोटे हाइट के लोग होते हैं, कुछ बड़े हाइट के लोग होते हैं। तो बड़े हाइट के लोग तो है ना ऐसे नीचे देख के बात करते हैं, और छोटे हाइट के लोग ऐसे ऊपर देख के बात करते हैं। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन का फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने से लंबी चीज को देख रहे हो सेम लेवल पे खड़े होके, तो आपको हमेशा अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। आप अपने से छोटी चीज को देख रहे हो सेम लेवल पे खड़े होके, तो आपको हमेशा अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। सो आपके पास में हमेशा जो एंगल्स बनेंगे वो दो तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है ना, इस एलिवेशन और डेक्लिनेशन के व्यास पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से चेक करना। जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है कोई सारी, ठीक है ना, जैसा ग्राउंड लेवल है, इसको आप बोल सकते हो, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी नाम दे सकते हो। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी पॉइंट, और बी पॉइंट के अंदर बेटा कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, यहाँ पे कोई सी भी बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब आप इस ए पॉइंट से इस सी पॉइंट को देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? हमेशा अपनी नेक को ऊपर उठाओगे और यहाँ से इजीली सी पॉइंट को देख पाओगे। ठीक है ना, तो जब आपने अपनी नेक को एलिवेट करा, तो बेसिकली यहाँ जो आपके पास में एंगल बनेगा थीटा, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन और इंक्लिनेशन। इस थीटा को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और इंक्लिनेशन। ठीक है, उसी इसी के कॉन्ट्रारी, इसे जैसे यहाँ पे कोई सी भी आपके पास में, आप अगर बिल्डिंग पे खड़े हो ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मेरा कोई भी स्टूडेंट खड़ा हुआ है, और मैं उस स्टूडेंट को देख रहा हूँ, तो हो सकता है ना पलट के उस स्टूडेंट भी मेरे को देख रहा हूँ नीचे की तरफ। अब इसी सिचुएशन को इमेजिन करना है यहाँ से। अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और ऊपर कोई भी मेरा स्टूडेंट खड़ा है, ऊपर कोई भी मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है जो मुझे ऊपर से नीचे देख रहा है। और जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा, तो अब जो मेरी आंखें वो नीचे की तरफ जाने वाली ना, देयर विल बी डिक्लिनेशन, देयर विल बी अ डिप्रेशन। ठीक है ना, तो इस केस के लिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, वो ये बनेगा। ठीक है ना, ये तो आपका ग्राउंड लेवल था जिसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ही कहा था।
अब सी पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, ये होगा। तो जो एंगल बनाया जाएगा वो कहां से बनाया जाएगा, यहां से बनाया जाएगा, दैट इज थीटा। क्लियर है। अब बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल है तो आपको यहाँ पे z बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे z बन रहा है तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट उस पर मैं भी बाद में आऊंगा। ये जो थीटा है ना, इस टाइम पे जब आप नीचे देख रहे हो, इस टाइम पे आपका थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और डिक्लिनेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और डेक्लिनेशन, है ना। या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दो, फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोल दो। ठीक है। अब है ना, दोनों डायग्राम्स को अगर अपन कंबाइन करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ से दोनों डायग्राम्स को अगर आप कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा यहाँ पे। यहाँ भी एंगल कितना था, थीटा, और यहाँ भी एंगल कितना था, थीटा। सो बेसिकली यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन था। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा, कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन की क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान रखना। इफ वी आर ऑब्जर्विंग टू पॉइंट्स, है ना, अगर हम दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी, अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जैसे दो इंसान खड़े हुए हैं, एक इंसान आपका ए पॉइंट पे खड़ा है, एक इंसान आपका सी पॉइंट पे खड़ा है, और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वी कैन से दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस चीज का ध्यान रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में दो चीजें और है, जैसे ये तो आपके पास में हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो लाइन होती है ना बेटा, जिसके अक्रॉस आप देख लो, कहने का मतलब है, अगर मुझे सामने रखे मोबाइल को देखना है, तो सामने रखे मोबाइल को देखने के लिए मुझे मैं अपनी आंखों को ऐसे गोल घुमा के इसमें देख सकता कि ना, एकदम कर्वेचर के फॉर्म में रोशनी आ रही है, ऐसा तो कुछ होने से रहेगा। किसी भी चीज को जब आप देखते हो उसको आप हमेशा स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही देखते हो। इस चीज का ध्यान रखना। आप लोगों ने हालांकि अपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि द रेज ऑफ लाइट एंटर्स योर आई इन स्ट्रेट मोशन। जो आपकी रे ऑफ लाइट होती है वो आपकी आंखों के अंदर हमेशा स्ट्रेट वे के अंदर ही एंटर करती हैं। तो ऐसे कर्विकल रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर नहीं करती। कभी भी ध्यान रखना बेटा, आपकी जो आंखें होती हैं, जो आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, तो आपके आंखों में है ना, लाइट यूं 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 करके करके एंटर करती है, कभी ऐसा कभी नहीं होता। लाइट जो होती है वो आपकी आंखों में हमेशा स्ट्रेट मोशन के अंदर ही एंटर करती है। क्योंकि जब भी आप क्योंकि जो आपकी लाइट होती है बेटा वो ट्रेवल ही स्ट्रेट पाथ में करती है, तो एंटर भी ऐसे ही करेगी। तो जब भी आप, अगर मैं ए से खड़े होकर सी को देख रहा हूँ, या मैं सी पे खड़े होकर ए पॉइंट को देख रहा हूँ, तो उसको मैं हमेशा स्ट्रेट पाथ में देखूंगा। ठीक है ना। एंड दैट स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये आपकी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। इस चीज का ध्यान रखना। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। देखो हम दोबारा लिख देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, पूछ लो कुछ भी डाउट हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा हमारे पहले एग्जाम्पल को, है ना, ध्यान से सुनना इसको। बड़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है। हाँ बेटा,
कोई बात नहीं बेटा, आपको वीडियो मिल जाएगा आप कभी। ओके, तो एग्जांपल वन आपकी बुक का है बेटा, अ टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई भी टार है जो आपके ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। कहने का मतलब है बेटा कि कोई आपका ना लेवल ग्राउंड है, ठीक है ना, कोई भी आपका यहाँ पे लेवल ग्राउंड है और इस लेवल ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी एक टावर खड़ा हुआ है जो, और इससे 15 मीटर की दूरी पे है। इस पॉइंट को ये नाम दे सकते हो, इसको भी और इसको सी। इसके फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना। So it is written that the from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. कि from a point 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top is found to be 60 degree. अगर मैं A पॉइंट से खड़े होके C पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको आप एक्स वाई एक्स जो भी मानना चाहो मान सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। आई एम जस्ट टेकिंग एच बिकॉज हमें इधर हाइट बोला गया है, तुम चाहो उसको परपेंडिकुलर लिख दो, उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें बेटा यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, हमें बेस पता है, हमें यहाँ पे एंगल पता है। सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसके अंदर हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस आता है, दैट इज tan थीटा। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल एबीसी की, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर हम इस ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो हमें अच्छे से पता है tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू CB अपॉन BA। अब tan 60 की वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज √3। CB हमें कितना, हमें नहीं पता, इसको हमने h माना और B हमको कितना पता है 15। तो अगर मैं इसे h निकालना चाहूँ तो मैं 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और आपको आंसर में क्या मिलेगा, 15√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। अगर आपको बोला जा रहा है या फिर आपको गिवन है √3 की वैल्यू तो आप उसको पुट कर सकते हो और 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेटा यूनिट लगाना मत भूलना। आप यहाँ पे हाइट फाइंड कर रहे हो और हाइट की यूनिट आपकी हमेशा मीटर सेंटीमीटर इसी के अंदर होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स को लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। हमें यहाँ पे टावर की हाइट फाइंड करनी थी, हमें एंगल पता था, हमें टावर से खुद का डिस्टेंस पता था। सो हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री लगा के टावर की हाइट इजीली फाइंड कर ली। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर अपन। इसमें मुझे डाउट है आप पूछ सकते हो बेटा, पूछ लो, कॉपी मत करना, कुछ और डाउट हो तो पूछ लो कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो कॉपी आपको वीडियोस का मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ओके, हाँ बेटा, वो मैं पोस्ट कर दूंगा बेटा आजकल के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है that an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। अब आपको बोला गया है कि है ना, एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको बेटा एक इलेक्ट्रिक पोल रिपेयर करना है और उस इलेक्ट्रिक पोल की आपको हाइट दे रखी है 5 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल और ये किसी जमीन पे रखा हुआ होगा है ना। ऐसा ऐसा मत सोचना कि सर आप ये क्यों बना देते हो, आप जो भी चीजें इस दुनिया में देखते हो जमीन पे टिकी होती है। ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ती बिल्डिंग देखते हो, हाल फिलहाल तो नहीं देख सकते, भविष्य का पता नहीं, बट अभी तो सब कुछ जमीन पे टिका हुआ होता है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल दैट इज 5 मीटर। तक आपको ये गिवन है, इसमें कोई इसको फॉल्ट चेक करना है ना। आगे क्या दे रखा है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसने बोला, इसमें बोला गया है कि जो पॉइंट है ना जहाँ पे फॉल्ट आया है वो टॉप से 1.3 मीटर बिलो है, मतलब ए पॉइंट से आप नीचे चलते जाओ कितना, 1.3 मीटर। तो इस जगह पे कहीं पे फॉल्ट आया है। अब टोटल हाइट दे रखी है 5 मीटर, टॉप से इसका डिस्टेंस कितना है 1.3 मीटर।
तो अगर मैं बी से इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 5 में से 1.3 को माइनस कर दूंगा। सो यू विल गेट 5 माइनस 1.3 इक्वल टू 3.7 मीटर। So the distance of the point where the fault has occurred is 3.7 meter from the ground level. Ground level से जो fault वाला point है उसका distance कितना हो जाएगा आपके पास में 3.7 मीटर। तो आपको हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को है ना अपडेट करना रहेगा, ध्यान रखना। फिर पूछा गया है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? अब इसमें बोला गया है कि उसे एक लैडर का यूज करना है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो मान लो उसने यहाँ से कहीं से भी, मान लो उसने यहाँ से कहीं से लैडर रखी और लैडर को उसने कहाँ पहुंचाया, इस फॉल्ट वाले पॉइंट पे पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो इस लैडर की लेंथ कितनी हमको नहीं पता, लेकिन ये जो लैडर है ना, ये ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो आपको दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री। तो बोला गया है कि है ना लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए और उस लैडर को है ना कितना दूर रखेंगे फुट ऑफ द पोल से, दोनों चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस भी नहीं पता, हमें यहाँ पे लैडर का डिस्टेंस भी नहीं पता। दिस इज ए बी, इसको सी मार्क करते हैं और इसको यहाँ पे डी मार्क कर देते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे सी बी निकालना है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सी डी भी निकालना है। हमें लैडर की लाइन निकालनी है, ठीक है ना, हमें सी डी की लाइन निकालनी है। तो इसको आप चाहो तो एक्स मान सकते हो और इसको आप चाहो तो वाई मान सकते हो, आपकी इच्छा है, किसी को भी एक्स या किसी को भी वाई मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक एक करके आपकी सारी चीज यहाँ पे फाइंड हो जाएगी बेटा, क्योंकि देखो आपको है ना परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर पता है दैट इज 3.7 मीटर, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ एंगल आपके पास में है, आपको बेस भी निकालना है, आपको हाइपोटेनस भी निकालना है। तो अभी अभी जस्ट हमने बेस निकाला वो सीखा ही था, दैट इज वी यूज द फॉर्मूला tan थीटा। तो उसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल DBC की, इन ट्राइंगल DBC, तो अगर मैं यहाँ पे tan 60 की बात करूँ तो tan 60 डिग्री मेरा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे DB अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। DB कितना है हमारे पास में 3.7 और BC हमारे पास में कितना है, y की हमारे पास में वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे y निकालना है, तो y को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना √3 से और √3 को y के जगह पे ले आना, और क्या इसमें y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। बट वी ऑल नो वी नेवर लीव रूट इन द डिनोमिनेटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करना, √3 से मल्टीप्लाई कर देना और √3 से डिवाइड कर देना। तो y आपके पास में कितना आएगा 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर से आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब देखो y भी पता पड़ गया, अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। सो इधर यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट करके तो ज्यादा आसान रहेगा, कुछ भी स्क्वायर वगैरह नहीं करना होता है। अब एक ऐसा रेशियो सोचो जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता हो, या फिर जिसके अंदर आपके पास में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता हो। बहुत ऑप्शन है आपके पास में, यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ साइन थीटा, यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉस थीटा, जो चाहे यूज कर सकते हो, आपके पास में पूरी फ्रीडम है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा का यूज करता हूँ। नाउ sin 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज dB अपॉन BC। अब sin 60 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, √3/2 और dB आपके पास में कितना है 3.7 और डी से अपने यूजर्स हमने x माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा। तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, x इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा 7.4 अपॉन √3। इसको भी यहाँ पे रैशनलाइज कर देना, क्योंकि हम अंडर रूट को स्क्वायर रूट का भी डिनोमिनेटर में ही छोड़ते हैं। यू विल गेट 7.4 √3 अपॉन 3 मीटर्स, यहाँ पे मीटर्स में हमने लगा दिया था। सो दिस इज द आंसर। सो इस लेंथ की तो लेडर यूज करनी पड़ेगी उसे, और उस लेडर को उसको कितना दूर रखना पड़ेगा, इतना दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट का यूज करना होता है व्हाइल फाइंडिंग द डिस्टेंसेस। और कौन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है आपको, बेसिकली या तो आपको हाइपोटेनस निकालना होगा, या आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा, या आपको बेस निकालना होगा। तो घूम फिर के बेटा यही फॉर्मूला यूज होता है आपके पास में, साइन कॉस टेन, और कुछ यूज नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपसे हाइपोटेनस पूछ ली थी, तो हाइपोटेनस के लिए हम लोगों को पर्टिकुलर या तो कॉस थीटा यूज करना था या हमको साइन थीटा यूज करना था, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
So this is how we use the concept of trigonometry in its application part. कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकते हो।